गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट पाथवे रेगुलेशन। पिछले 3 लेक्चर में हम लोग ने क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, साथ ही साथ अल्टरनेटिव लेक्टिन पाथवे के बारे में पढ़ा है। आज सबसे लास्ट लेक्चर है कॉम्प्लीमेंट कास्केड का, जिसमें हम लोग इसके रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे और इसके रेगुलेशन के डिसफंक्शनिंग से कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ पे भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट पाथवे कैसे रेगुलेट होगा उस पर बात करते हैं। जैसा कि बेसिक बात पहले से हम लोग जानते हैं कि ये जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट की से शुरुआत करते हैं, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट, ये इस पे मेरा लेक्चर है। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे बेसिकली एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे है। इसके बारे में चर्चा हो चुका है। मतलब ये हुआ कि ये माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स के सरफेस पे एंटीजीन अगर है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा, एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट आएगा और इसके साथ बाइंड करेगा। ये पहले हम लोगों ने बात किया हुआ है। इस एंटीबॉडी, अब एक्चुअली पहले क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे का बेसिक पाथवे रिवाइज करा दें। सबसे पहले एंटीबॉडी इस पे आके लगेगा। आपको पता है कि एंटीबॉडी IgG हो सकता है या IgM हो सकता है, ठीक है। ये दोनों एंटीबॉडी आके सबसे पहले इस माइक्रोब्स के एंटीजन से इंटरैक्ट करेगा और आफ्टर इंटरैक्शन इसके FC पोर्शन, ये FC पोर्शन में, इसके टेल पर FC पोर्शन है, इसके FC पोर्शन में कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। मतलब ये हुआ कि एक तरह का ये भी FC ऑल्सो एक्ट एज वन ऑफ अ रेगुलेटर। ये कैसे? क्योंकि अनलेस एंड अनटिल एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरैक्ट नहीं करेगा, ये FC पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी विल नॉट बी एक्सपोज्ड टू बाइंड विथ अ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन दैट इज C1, ठीक है, C1q, स्पेशली C1q। मतलब ये हुआ कि ये जो FC पोर्शन भी एक तरह का रेगुलेटर है। मतलब कि केवल अगर एंटीबॉडी ब्लड में अगर है, सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लोट कर रहा है इधर उधर, तो वो ये क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट नहीं कर सकता। और FC पोर्शन जैसे एक्सपोज्ड तब होगा जब एंटीजीन और एंटीबॉडी आके बाइंड करेगा। और ये जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात कर चुका है उस पाथवे के अंदर कि इसमें इसके बाद आके C1 प्रोटीन बाइंड करेगा और इसके बाद हमारा C4 बाइंड करेगा, इसके बाद C2 बाइंड करेगा, इसके बाद C3 बाइंड करेगा, इसके बाद हमारा C5 बाइंड करेगा, C6, C7, C8 और C9। ये हम लोगों ने बात किया है। और ये अलग बात है कि C4 का C4b बाइंड करेगा, इसका C2a करेगा, ये डिटेल में बात कर चुके हैं। इसका C3b करेगा, इसका C5b यहाँ बाइंड करेगा, ये बात कर चुके हैं हम लोग। आज चूंकि रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो मेन पाथवे अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर इस लेक्चर को, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे का पहला लेक्चर आप जरूर देखें। तो मतलब रेगुलेटर के तौर पे FC भी एक्ट कर सकता है। जब एंटीजन एंटीबॉडी होगा तभी FC पोर्शन एक्सपोज्ड होगा और FC पोर्शन के एक्सपोज्ड होने के बाद ही इस C1 प्रोटीन के बारे में आपको बात की है कि C1 कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, C1QRS, जिसमें कि R और S बेसिकली फॉर द प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। तो वो जब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि FC पोर्शन, मतलब C1 तभी बाइंड कर सकता है जब FC पोर्शन एक्सपोज्ड है। ये पहला रेगुलेटर के तौर पे FC पोर्शन एक्ट करता है। सेकेंड रेगुलेटर की बात करें, अगर इसमें सेकेंड रेगुलेटर की बात करें तो सेकेंड रेगुलेटर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है, C1 स्ट्रेज इनहिबिटर है, C1 स्ट्रेज इनहिबिटर। ये नेगेटिव रेगुलेटर है, याद रखना चाहिए, ये नेगेटिव रेगुलेटर है। मतलब क्या करता है कि ये क्या करता है कि इसको आके ये बाइंड करता है C1 स्ट्रेज इनहिबिटर
इसको बाइंड करता है, और ये जब इसको C1 को बाइंड करता है, इसका ये मतलब है कि अनड्यूली अननेसेसरीली जब जरूरत नहीं है तब क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे का नेक्स्ट प्रोटीन ये बाइंड नहीं होने देगा, आगे इस पाथवे को प्रोसीड नहीं होने देगा। मतलब कि ये नेगेटिवली C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है, मतलब कि ये इट्स अ इनहिबिटर ऑफ C1 प्रोटीन। माने ये क्या है, ये इनहिबिटर है, इनहिबिटर ऑफ C1 प्रोटीन, ये C1 प्रोटीन का इनहिबिटर है। अनड्यूली जब ये बाइंड करके रखता है, जब तक कि क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे कोऑपरेट नहीं होना है, तो ये इसको अननेसेसरीली बाकी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जैसे C4, C4, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9 को लगने नहीं देगा, और ये क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को ऑपरेट नहीं होने, नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करने देगा। मतलब कि ये नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है C1 इनहिबिटर, और ये इनहिबिटर है C1 प्रोटीन का। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। अब देखिए इससे क्या होगा, क्लिनिकली अगर सोचें, क्लिनिकली अगर बात करें तो एक डिजीज से रिलेटेड है, ये एक्चुअली एक डिजीज है। इसके डिसफंक्शनिंग से C1 इनहिबिटर डिसफंक्शनिंग अगर है, डिसफंक्शनिंग, तो एक डिजीज हो सकता है, एक डिजीज है जिसको बोलते हैं एंजियो न्यूरोटिक एडीमा। ये डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, ये अंडरलाइन करते हैं। एंजियो न्यूरोटिक एडीमा मतलब दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय डिसफंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर। और ये क्या करता है कि ये अगर वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, मतलब कि ये C1 अनड्यूली अननेसेसरीली C1 को accelerate हो जाएगा C1 binding to the Fc portion of antibody, and the further C4, C2, C3, C5, C6, C7, C8 and C9 इसके साथ बाइंड करके मैक कॉम्प्लेक्स बना सकता है। साथ ही साथ C3b ऑप्शनाइजेशन करना शुरू कर सकता है। लेकिन इस डिजीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इसके इस डिसफंक्शनिंग के थ्रू क्या होता है कि ये हमारा C3b और C5 एक्टिवेट हो जाता है। समझ रहे हैं, C3 और C3a और C5a, C3 एक्टिवेट हो जाएगा। ओवर एक्टिवेशन ऑफ C3a एंड C5a, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस दोनों के लिए, इस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के लिए मास्ट सेल पे रिसेप्टर है, और ये मास्ट सेल पे रिसेप्टर होने के चलते क्या करेगा कि मास्ट सेल के साथ बाइंड करेगा। जैसा कि जानते हैं कि हमारे जीआईटी म्यूकोसल बॉडी के अंदर जहां जहां भी म्यूकोसल लेयर है वहां पे मास्ट सेल है। हमारे सबसे ज्यादा स्किन के बीनीथ मास्ट सेल अबंडेंट मात्रा में है। अब क्या होगा कि जैसे ये फ्री होगा C3a और C5a, ये जाके मास्ट सेल से बाइंड करेगा, और मास्ट सेल से बाइंड करेगा तो मास्ट सेल के अंदर जो वेसिकल्स है, ग्रेन्यूल्स है, ये डीग्रेनुलेशन उसका होगा और हिस्टामिन रिलीज करेगा, और वो हिस्टामिन बेसिकली वेजोडाइलेशन क्रिएट करेगा, और ये वो वेजोडाइलेशन और परमेबिलिटी कॉज करेगा, और जिसके चलते क्या होगा कि स्किन के सरफेस पे एडीमा होगा, स्वेलिंग होगा, लिप्स स्वेल कर जाएगा, इवन की लैरेंजियल स्वेलिंग हो जाता है, और इसके चलते ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के चलते पेशेंट की इंस्टेंट डेथ हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक डिजीज है एंजियो न्यूरोटिक एडीमा विथ, ये पूछेगा कि विथ डिसफंक्शनिंग ऑफ C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर। तो ये इंपॉर्टेंट बात पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे के डिसफंक्शनिंग से, स्पेशली द एंजाइम C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर जो एक तरह का नेगेटिव रेगुलेटर है जो C1 को रेगुलेट करता है, इसके डिसफंक्शनिंग से क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट पाथवे अननेसेसरीली अनड्यूली ऑपरेट होने लगेगा, और वो क्या करेगा कि C3a, स्पेशली C3a और C5a मास्ट सेल एक्टिवेट करेगा, और वो मास्ट सेल दरअसल
हिस्टामिन रिलीज करेगा और वैसोडाइलेशन और परमेबिलिटी के चलते एडीमा होगा, स्पेशली इन द लिप्स एंड लैरेंजियल म्यूकोसा, और इसके चलते कभी कभी पेशेंट की इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है। तो ये एक क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे का रेगुलेशन हम लोग देखें। दूसरा हम लोग देखते हैं अल्टरनेट पाथवे कैसे रेगुलेट होता है, द रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेट पाथवे। अब देखिए अल्टरनेट पाथवे की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि मान लिया कि बैक्टीरिया का सरफेस है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सरफेस है, इस पे इंडोटॉक्सिन है, ये इंडोटॉक्सिन आपको पता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का LPS इंडोटॉक्सिन होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड। ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे है। अल्टरनेट पाथवे इज एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे। इसमें डायरेक्ट आके यहाँ आपको पता है कि C3b आके लगता है, C3b के साथ आके लगता है हमारा बी प्रोटीन, फैक्टर डी इसको फ्रेगमेंटाइज करता है, बीबी में कन्वर्ट करता है। ये अगर आप ये अल्टरनेट पाथवे का लेक्चर नहीं देखे हो तो आप जरूर देखें, फैक्टर डी। और इसके साथ यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे अभी स्ट्रेस देने वाले हैं, ये C3b और बीबी के साथ एक प्रोटीन आके बाइंड करता है, प्रॉपर प्रोटीन, स्टेबलाइजर प्रोटीन, जिसको प्रोपाडीन बोलते हैं। ये प्रोपाडीन ऑल्सो एक्ट एज ए रेगुलेटर। ये पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है। ये पॉजिटिव रेगुलेटर की एक्ट करता है। ये कैसे एक्ट करता है कि जब ये स्टेबलाइज करता है C3b और बीबी को, तो ये एक्ट करता है एक्ट एज, ये C3b एंड BB एक्ट एज C3 कन्वर्टेज। ये C3 कन्वर्टेज की तरह एक्ट करता है और इसका ये मतलब है कि फर्दर C3 को ब्रेक डाउन करके और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा C3b और BB और C3b। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, C5 कन्वर्टेज। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन जब प्रोपाडीन क्या करेगा कि अननेसेसरीली इसको ये C3b को बाइंड नहीं करने देगा। द अमाउंट ऑफ प्रोपाडीन ऑल्सो रेगुलेट दिस अल्टरनेटिव पाथवे, कि अगर प्रोपाडीन का अमाउंट कम है तो क्या होगा कि ये C3b आके यहाँ बाइंड नहीं करेगा, और C3b आके यहाँ बाइंड नहीं करेगा, इसका मतलब कि फर्दर इसके बाद वाला जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है C5b, C6, C7, C8, C9 वो आके नहीं लगेगा। मतलब कि टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो कि मैक बनाता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, वो बनेगा नहीं। तो इस तरह से ये पॉजिटिवली रेगुलेट करता है। एट द सेम टाइम इसी स्टेप पे नेगेटिवली रेगुलेट होता है ये अल्टरनेटिव पाथवे, उसको भी देखते हैं। ये देखिए, ये नेगेटिवली रेगुलेटर, ये तो पॉजिटिव हुआ। नेगेटिव रेगुलेटर क्या है? नेगेटिव रेगुलेटर यहाँ पे दो फैक्टर है, H फैक्टर एंड I फैक्टर, H फैक्टर और I फैक्टर। ये अल्टरनेटिव पाथवे को कैसे रेगुलेट करता है इसको देखते हैं। जैसे देखिए अभी बात कर रहे थे कि यहाँ C3b डायरेक्ट बाइंड कर सकता है इसके ग्लाइकोप्रोटीन के साथ या इंडोटॉक्सिन के साथ, यहाँ पे आके BB लगता है, यहाँ ऊपर में प्रोपाडीन P प्रोटीन लगता है, P प्रोटीन जिसको प्रोपाडीन प्रोटीन बोलते हैं, स्टेबलाइजर है। साथ ही साथ यहाँ पे C3b आके लग गया। अब देखिए ये नेगेटिवली रेगुलेट कैसे करता है। ये जैसे C3b के पर ये P प्रोटीन है, C3b को एक होल्ड करने वाला प्रोटीन, इसको अगर इस पाथवे को रोकना है तो एक प्रोटीन आके लगता है जिसको बोलते हैं H फैक्टर क्या करता है कि H फैक्टर होल्ड्स C3b प्रोटीन। ये C3b सेंट्रल प्रोटीन है किसी भी कॉम्प्लीमेंट पाथवे का C3b, तो ये C3b को ये होल्ड करता है। किसको? C3b को होल्ड करता है और साथ ही साथ एक और प्रोटीन को रिक्रूट करता है जो एक तरह का कटर है जिसको हम लोग बोलते हैं I फैक्टर। मतलब यू होल्ड एंड आई कट।
आई फैक्टर, ये आई फैक्टर क्या करेगा कि C3b का डिग्रेडेशन करना शुरू कर देगा, C3b का डिग्रेडेशन। और ये जब C3b का डिग्रेडेशन होगा, इसका मतलब ये है कि ये C3b का डिग्रेडेशन होगा, मतलब कि फर्दर जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है 5b 6 7 8 वो आके इसके साथ नहीं लगेगा। मतलब कि ये एट द सेम टाइम प्रोपोडीन इज regulating positively and this H and I factor is regulating positively and negatively both। तो ये एक अल्टरनेट पाथवे का रेगुलेशन आपको पता चला। साथ ही साथ इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात पे और चर्चा करते हैं कि जैसे कैसे एक रेगुलेटर और है, देखिए एक रेगुलेटर और है डेफ, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, ठीक है, डेफ डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। ये एक्चुअली डेफ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं CD55। ये क्या है, इस पे बात करते हैं। ये दरअसल कैसे इंपॉर्टेंट है, डीके एक्सेलरेटिव फैक्टर कैसे रेगुलेटर की तरह काम करता है। जैसे आपको बताएं कि आखिर सवाल ये उठता है कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारे सेल को कैसे प्रिवेंट करता है अब उसको ब्रेक करने से। हमारा जैसे आरबीसी सेल है, डब्ल्यूबीसी सेल है, प्लेटलेट सेल है, एक ही स्टेम सेल से ये सब डेराइव्ड है। तो ये सारा सेल को कैसे आप खुद के सेल को, मतलब सेल्फ सेल कैसे प्रोटेक्ट होता है इस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेफ, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमारे सेल को, हमारे सेल्फ सेल को डिग्रेडेट होने से बचाता है। मतलब कि ये क्या करता है कि ये डेफ क्या करता है, डेफ एक्ट एज ए कटर, डेफ डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर या CD55 एक्ट एज कटर फॉर C3b एंड C5b। ये दोनों को कट करता है, मतलब C3b को कट कर दिया, C3b को कट कर दिया, मतलब कि ये मैक बनाने नहीं देता या फैगोसाइटोसिस नहीं करने देता। तो ये दरअसल कैसे करता है, जैसे कि आपको बताएं ये होता कैसे है, और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, उस पर भी बात करेंगे। PNH डिजीज है, इस पे पहले डिजीज का ही नाम लिख देते हैं, डिजीज PNH। ये एक्वायर्ड डिजीज है। ये होता है बेसिकली ये डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर के डिफिशिएंसी से। एडजेक्ट क्या होता है वो बात करते हैं। पैराक्सिमल नॉक्ट्यूर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, प्रॉक्सिमल नॉक्ट्यूर्नल हीमोग्लोबिनेरिया। ये दरअसल डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर के डिफेक्ट के चलते होता है। और ये कैसे होता है बताएं आपको। जैसे हमारा सेल है, जो हमारा सेल है एक आरबीसी हो गया मान लिया, ये तीनों सेल पे हो सकता है, या डब्ल्यूबीसी हो है, या हमारा ये प्लेटलेट है, प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स है। ये प्लेटलेट, इन सारे सेल के पास एक जीन, सब में जीन्स होगा, आपको पता है जेनेटिक मटेरियल सब सेल में है, ये जीन्स है। ये जीन्स, एक जीन्स है जिसको बोलते हैं पीगा जीन्स। ये पीगा जीन्स, अगर किसी इंडिविजुअल में पीगा जीन्स डिफेक्टिव है, पीगा जीन्स के डिफेक्टिव से क्या होगा, ये पीगा जीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंकर प्रोटीन। ये मेम्ब्रेन पे एक एंकर प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी जीपीआई एंकर प्रोटीन, मतलब ग्लाइकोसाइल, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल,
ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइल आयनोसिटोल, ये लिपिड लिंक प्रोटीन है मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन सरफेस पे पाया जाने वाला ये लिपिड लिंक्ड प्रोटीन है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये एक्चुअली जैसे पीगा जीन के डिफेक्टिव के चलते इसमें अब ये एक्चुअली होल्ड किसको करता है, ये होल्ड करता है डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर को। ये जीपीआई लिंक्ड होल्ड करता है एक डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर को। डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर डैफ होगा, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर डैफ। अब ये क्या होगा, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर आपको पता है, अब ये डैफ है, डैफ एक्चुअली ये CD55 है। ये क्या है कि जैसे इसमें पीगा जीन में म्यूटेशन है या किसी तरह का डिफेक्ट है तो क्या होगा कि जीपीआई बनेगा नहीं मेम्ब्रेन में, और जब जीपीआई नहीं बनेगा इसका ये सीधे मतलब है कि यहाँ पे आके ये CD55 आके इसके साथ बाइंड नहीं करेगा, और जब CD55 नहीं बाइंड करेगा मतलब कि वैसा सेल पहले नेचुरली क्या कर रहा है, ये सबसे नॉर्मली ये क्या कर रहा है कि ये CD5 एक्चुअली इनहिबिट कर रहा है C3b को और C5b को, ये नॉर्मल इनहिबिशन कर रहा है। लेकिन जैसे डिफेक्टिव है एंकर जीपीआई का तो यहाँ पे CD55 डैफ डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर यहाँ पे आके बाइंड नहीं करेगा। जब डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर नहीं बाइंड करेगा तो क्या होगा कि ये सेल्फ कटर की तरह CD55 यहाँ बाइंड नहीं करने से वैसे पेशेंट के अंदर क्या होगा कि एक बीमारी डेवलप करेगा जिसको बोलते हैं PNH, पैराक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया। हालांकि ये वैसे पेशेंट में कोला कलर का यूरिन नाइट में एक्चुअली कंसंट्रेटेड वे में, ऐसा इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मिसनोमर है नॉक्टर्नल का, ये इसका कतई मतलब नहीं कि दिन में हीमोग्लोबिन का लाइसिस नहीं होगा। हीमोलाइसिस ब्लड आरबीसी का ब्रेकेज या WBC का ब्रेकेज या प्लेटलेट का ब्रेकेज दिन में नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ऑल द टाइम होगा। बेसिकली रात में यूरिन कंसंट्रेटेड वे में रहता है, इसलिए वैसे पेशेंट में एट द मॉर्निंग क्या होता है कि कोला कलर का यूरिन आता है, ये ड्यू टू डिफेक्ट इन दिस डैफ डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक रेगुलेटर आपको बताएं जो C3b है, ये C3b के डिसफंक्शनिंग के चलते C3b बहुत इंडिविजुअल के अंदर अगर C3b डिफेक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C3b डिफेक्टिव है तो क्या होगा कि ऐसे पेशेंट के अंदर रिकरेंट साइनस और पल्मोनरी इन्फेक्शन होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। मतलब कि ऐसा पेशेंट जिसमें C3b डिफेक्टिव है वैसे लोगों में क्या होगा कि ये प्रोन होंगे कुछ पर्टिकुलर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया है वो नाइजेरिया है, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, ये कॉमन बैक्टीरिया है जिसके लिए ऐसे पेशेंट प्रोन होंगे और उसको रिकरेंट एंटीबायोटिक थेरेपी चलेगा, फिर ठीक होगा, कुछ दिन बाद फिर से ये शुरू हो जाएगा। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए वैसे पेशेंट वल्नरेबल होंगे, हरदम इन्फेक्शन रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहेगा टाइम टू टाइम। ये एक्चुअली ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट C3b प्रोटीन। क्योंकि वैसे लोगों में क्या होगा कि ये वैसे पेशेंट के अंदर डिफेक्टिव के कारण क्या होगा कि जैसे बैक्टीरिया के सरफेस पे ये C3b नहीं है, C3b एक्ट एज ऑप्शनिन, तो क्या होगा कि यहाँ मैक्रोफाज दोनों तरफ से इसको बाइंड होल्ड नहीं कर पाएगा और ये बैक्टीरिया स्लीप करते रहेगा और इसका ऑप्शनाइजेशन नहीं होगा, फैगोसाइटोसिस नहीं होगा। मतलब नाइजेरिया के लिए डिफेक्टिव है। नाइजेरिया पेशेंट के लिए, नाइजेरियल बैक्टीरिया के लिए प्रोन हो जाते हैं वैसे लोग। साथ ही साथ एक और जो लेक्टिन पाथवे है, MBL प्रोटीन के डिफेक्टिव के चलते भी मैनोज लेक्टिन बाइंडिंग, ये जो MBL प्रोटीन है वो लेक्टिन पाथवे का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। वो दरअसल वो प्रोटीन के डिफेक्ट के चलते भी कुछ इंडिविजुअल्स दरअसल नाइजेरियल इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाते हैं।
तो ये इस तरह से इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट पाथवे का शॉर्ट में एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन पाथवे हम लोग देखें जो इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना चाहिए। थैंक यू। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछें। धन्यवाद।